सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन हम सब जान रहे हैं किस उद्देश्य से बना हुआ है। इंडी गठबंधन में एक चीज़ जो कहने की कोशिश की जा रही है या जो मिसिंग है वो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सब इंडी गठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी अपनी राज्य सरकारें हैं और वो राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं। लेकिन आज की तारीख में इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने जा रहा है, केंद्र का चुनाव लड़ने जा रहा है। इसलिए उनकी किसी भी गतिविधि पर, उनकी किसी भी एक्टिविटी पर अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो फिर उनकी गतिविधि का जो डिसएडवांटेज है या जो उनका काला पन्ना है वो भी आपको ही ओन करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में उदयनिधि मारन अगर सनातन को गालियां देते हैं, राजा सनातन को गालियां देता है डी राजा, या वहाँ स्टालिन गालियां देते हैं, या और सरकार के मंत्री सीधे सीधे मच्छर मक्खी बता देते हैं, डेंगू बता देते हैं, कोई एड्स और HIV सनातन को बता देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो DMK अलग है और हम अलग हैं। क्योंकि आप अगर DMK से अलग हैं तो आपको बयान देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि DMK की इस बात से हम सहमत नहीं हैं, हमको DMK से बात करनी होगी और DMK को ये बयान बदलना होगा, DMK को ये बयान वापस लेना होगा। अगर इंडी गठबंधन में उनको रहना है तो उनको ये बयान वापस लेना ही होगा, ऐसी घोषणा करनी पड़ेगी। वैसा ही कुछ बिहार में हुआ। जाति जनगणना के नाम पर पिछले 3 दिन से बिहार में द्वंद्व मचा हुआ है। द्वंद्व का मतलब है, आपने जो पिछला वाला लेक्चर हमारा कल का या परसों का मैंने डाला था जनगणना के ऊपर, वो जनगणना का अगर आप देखेंगे या उसको जनगणना शब्द ना दिया जाए, उसको सर्वे इन्होंने करवाया है। वो सर्वे जाति सर्वे अगर इन्होंने करवाया तो जाति सर्वे की जो भूमिका है उसमें हजारों गांव से लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब हमारे गांव में कोई आया ही नहीं, तो फिर यहाँ किस आधार पर सर्वे हो गया, कैसे सर्वे हो गया। जब गांव में कोई व्यक्ति घुसा ही नहीं तो सर्वे किसने कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ ज़्यादातर जातियाँ ये कह रही हैं कि साहब हम इतने कम कैसे हो गए। खुद नीतीश कुमार उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा कुछ फार्मूला अगर लोग कह रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 2% आबादी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि नीतीश कुमार इस जनगणना को करवाकर, इस सर्वे को करवाकर खुद फंस गए हैं और वो लालू के ट्रैप में आ गए। लालू ने इनको कन्विंस करके वो सर्वे करवा लिए और सर्वे भी गलत तरीके से हो गए। सर्वे मनगढ़ंत तरीके से जनगणना लिखकर या सर्वे लिखकर दे दिया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सर्वे जनगणना तो केंद्र सरकार करवा सकती है, राज्य को करवाने का अधिकार नहीं। उसमें भी सर्वे में कोई गांव में आया नहीं, घर में कोई घुसा नहीं, किसी ने बात नहीं करी। इसका मतलब है कि आंकड़े कागज़ पर ज़्यादा तैयार किए गए हैं। कुछ लोग घूमे भी होंगे लेकिन आंकड़े कागज़ पर ज़्यादा तैयार किए गए। उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन ये बात निश्चित हो गई कि कुर्मी कह रहा हम इतने कम कैसे हो गए हैं, दलित कह रहा है हम इतने कम कैसे हो गए हैं, सवर्ण समाज कह रहा हम 6% कम कैसे हो गए, यानी कि सब कम हो गए, तो फिर बचा कौन। इसका मतलब ये हो गया कि बचा तो एक विशेष समुदाय जिसको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। अल्पसंख्यकों में भी जब SC ST रिजर्वेशन मांगा जा रहा है, जब OBC रिजर्वेशन वो मांग रहे हैं और इस बात को लेकर बड़े द्वंद्व चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस बात को सुनने जा रही है कि बात ये है कि क्या जाति में, क्या मुसलमान और ईसाई जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, संप्रदाय परिवर्तन के बाद या पंथ परिवर्तन के बाद क्या उनकी जाति रहती है, जाति उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर निश्चित बात है कि भारत में ऐसा कोई मुसलमान या ईसाई नहीं है जो हिंदू ना रहा हो, उसके माँ बाप कोई ना कोई हिंदू ही रहे होंगे। क्या उसमें जाति जनगणना करवाई गई? अगर उसमें जाति जनगणना नहीं करवाई जा रही, जाति सर्वे नहीं हो रहा है, तो फिर आप OBC रिजर्वेशन किस आधार पर दे रहे हैं। वहाँ सब जगह OBC रिजर्वेशन है, तो क्या मुसलमानों के अंदर वो जाति व्यवस्था को नहीं देखना है। तो ये बहुत सारे प्रश्न उनके इंटेंशन पर खड़े हो रहे हैं कि अगर जातियां ही देखनी थीं तो क्या जातियों के, मुसलमानों की जातियों का पशमानदा तो बहुत बड़ी तादाद में है, अशरफ की जातियां, पशमानदा की जातियां, और जो SC ST हैं उनकी जातियों का आंकड़ा नहीं लेना चाहिए। ईसाइयों में भी जो प्रोटेस्टेंट
या कैथोलिक हैं, उनके अलावा ओमस, थॉमस, ये तमाम तरह के हैं, क्या इनकी जातियों का आंकड़ा नहीं लेना चाहिए? अगर आप भला ही करना चाहते हैं तो केवल हिंदू का जाति भला क्यों, ईसाइयों का और मुसलमानों का क्यों नहीं? इसका मतलब है इंटेंशन कुछ गलत है। और जिस बात को लेकर नीतीश कुमार चढ़े थे, आज नीतीश कुमार उसमें ही उल्टे फंस गए हैं, क्योंकि तमाम जातियां वहाँ की जो परसेंटेज जारी किया गया है उसके आधार पर उन्होंने क्लेम कर दिए हैं और ये कहा है कि आपका सर्वे सिरे से गलत है, आप जातियों को सिर्फ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के उद्देश्य से इस प्रकार का सर्वे करवा रहे हैं। अब पिछले 3 दिन से बिहार में वो हुड़दंग मचा हुआ है, जिसमें अगर सबसे बड़ा लूज़र कोई होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। इसका लाभ लालू को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि लालू वो खेल रहे होंगे और ये उनके हाथ में खिल गए। खैर, जाति सर्वे का निर्णय तो वहाँ सर्व समाज का था, विधानसभा से हुआ था और विधानसभा में सभी पार्टियां थी, कोई पार्टी उसके विरोध में नहीं गई थी, इसलिए ये भी नहीं कहना चाहिए कि साहब आपने ही किया। खैर, लेकिन सरकार है तो सरकार को उसका श्रेय जाता है, इसका डिसएडवांटेज भी जाता है। दूसरी तरफ राजस्थान उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। राजस्थान में इकबाल मर्डर केस को लेकर राजस्थान में तूल पकड़ गया है और राजस्थान में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जयपुर बचाओ संघर्ष समिति बन गई और जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने वहां आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। दूसरा, पत्रकारों ने इकबाल के घर वालों के जो ऑडियोज़ हैं या घर वालों के इंटरव्यूज़ लेने शुरू कर दिए, जिन्होंने कहा कि जो बताया जा रहा है कि एक बाइक के एक्सीडेंट के बाद मारपीट शुरू हुई, 2 बाइक वाले आपस में लड़े, मारपीट शुरू हुई, मारपीट शुरू होने के बाद इकबाल की हत्या कर दी गई। वो कहते हैं कि इकबाल के पास बाइक है ही नहीं, इकबाल के पास स्कूटी थी। दूसरा ये है कि इकबाल उस एक्सीडेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है। इकबाल वो वीडियो एक फेक टूल किट का हिस्सा है, जिसमें वो वीडियो दिखाकर ये कहा गया इकबाल का मर्डर हुआ है। मर्डर होने का अभी कारण पुलिस बता नहीं पा रही है। हालांकि ये बात कही गई है उनके परिवारीजनों के द्वारा या मोहल्ले के द्वारा कि साहब 2 लोगों का झगड़ा हो रहा था, इकबाल वहाँ से निकल रहा था, कुछ बच्चे वहाँ से निकल रहे थे और वो उसको देखने लगे। बाद में जिन लोगों का झगड़ा हो रहा था उनका इकबाल से झगड़ा हो गया और इकबाल की हत्या हो गई। ये एक इंसिडेंट भी हो सकता है, जानबूझकर किया गया मर्डर नहीं हो सकता है, या जानबूझकर पहले से भाई तय हो, कुछ पता नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर आएगा। लेकिन हत्या के 2 ही 3 दिन बाद पुलिस को कैसे पता लग गया या सरकार को कैसे पता लग गया कि ये मर्डर किसी हिंदू ने किया है, ये मर्डर रिलीजियस उन्माद की वजह से हुआ है, ये मर्डर किसी कारण से हुआ है, ये बात उनके संज्ञान में कैसे आई? ये बहुत सारे प्रश्न अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार का सरतन से जुदा हुआ था। वो नूपुर शर्मा के प्रकरण से राजस्थान में बहुत सारे लोगों से के हत्याएं करी गई थी, बहुत सारे प्रदेशों में। राजस्थान से वो बात शुरू हुई थी। राजस्थान से जो चीज़ शुरू हुई थी, क्या वो रिलीजियस उन्माद नहीं था? क्या वो घोषित करके हत्याएं नहीं हो रही थी? अगर वो घोषित करके हत्याएं हो रही थी तो राजस्थान की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? चलो लिया भी होगा, लेकिन कॉम्पनसेशन के रूप में क्या इन लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए गए? इनके परिवारीजनों को नौकरियां दी गई, इनके परिवारीजनों को दूध का सेंटर दिया गया है, शॉप दी गई है। अगर दिए गए हैं तो भाई स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान की सरकार वहां इक्वलिटी पर काम कर रही। लेकिन इकबाल को 50 लाख रुपया, अब राजस्थान में ऐसा आंकड़ा जो आया है एनसीआर, 600 से 700 लोग हर महीने राजस्थान में मारे जाते हैं। इस आंकड़े के हिसाब से 20 से 25 लोग रोज। अब पूरे राजस्थान में अगर 20-25 लोगों की मृत्यु होती है तो उनमें से कितने लोगों को सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा देती है? एक तरफ ये कहा गया कि इकबाल के सर पर वो सरिया से हत्या की गई, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम करवाने को परिवार तैयार नहीं। क्या हुआ होगा? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई होगी, पुलिस अपनी बताएगी, जो भी बताएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर इक्वलिटी का है। इक्वलिटी का सवाल यह है कि इंडी गठबंधन क्या अब बताएगा कि एक तरफ वो जाति जनगणना कर रहा है और दूसरी तरफ वो इकबाल को 50 लाख
लाख रुपए उसके छोटे भाई को सरकारी नौकरी और उसके परिवार को एक दूध का कैंप या वो जो शॉप रहती है या कोई भी ऐसी जो सरकारी योजना में रहती है कोई दुकान, इतना बड़ा मुआवजा क्या इससे पहले किसी और भारतीय व्यक्ति को, किसी और राजस्थानी को दिया है? नहीं दिया है। तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये एक तरफ जाति जनगणना कर रहे हो और जातियों में मुस्लिमों की जातियां नहीं ढूंढ रहे हो, ईसाइयों की जातियां नहीं ढूंढ रहे हो, दूसरी तरफ आप रिलीजन देखकर कॉम्पनसेशन दे रहे हो और कॉम्पनसेशन की जो आपकी विधा है, कॉम्पनसेशन का जो आपका तरीका है, कॉम्पनसेशन का जो आपने अपना क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, उस क्राइटेरिया का क्या कोई सिर पैर है? अगर है तो राजस्थान सरकार को बताना चाहिए। लेकिन जो वीडियो, जो उनके एक मंत्री का मैं बयान अभी सुन रहा था, उनके मंत्री का बयान था कि 2 बाइकें लड़ी, बाइकें लड़ने के बाद वो आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद हत्या हो गई। उसको आज तक की रिपोर्टिंग या इंडिया टीवी की रिपोर्टिंग देखनी चाहिए, इंडिया टीवी की रिपोर्टिंग देखनी चाहिए। इंडिया टीवी के पत्रकार उस बंदे के घर पर गए और वहाँ से उनके परिवारिक मोहल्ले पड़ोस वालों के बयान रिकॉर्ड करके लाए हैं जो उन्होंने पब्लिश किए हैं। वो उनकी वेबसाइटों पर पड़े हुए हैं, उनके चैनलों पर पड़े हुए हैं, उनके यूट्यूब चैनलों पर पड़े हुए हैं। वो बयानों को देखना चाहिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि इकबाल का उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो फिर ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार या जो इंडी गठबंधन है वो सिर्फ सत्ता पाना उनका उद्देश्य है। किसको बरगलाएंगे, कितना बरगलाएंगे, कब तक बरगलाएंगे, कितना बरगला पाएंगे, ये अलग प्रकरण है। लेकिन अगर हिंदुओं की हत्या बंगाल में हो रही है तो उस पर बयान कौन देगा? अगर हिंदुओं की हत्या केरला में हो रही है तो उस पर बयान कौन देगा? अगर तमिलनाडु के अंदर सनातन पर प्रहार हो रहा है तो उस पर बयान कौन देगा? और कर्नाटक के अंदर जो चल रहा है इस समय उस पर बयान कौन देगा? टीपू सुल्तान की यात्रा निकाली गई और ये जो 12 वफात का जुलूस निकला, वो जो जुलूस मोहम्मदनी क्या जो निकला, उसमें भगवान राम के प्रकरण की तरह वो एक बड़ा स्टैचू बनाया गया टीपू सुल्तान का, उसके हाथ में कुछ हथियार दिखाए गए और नारे लगाए गए, मंदिरों में जाकर उल्टा सीधा बोल दिया गया, जैसा भी रहा। अब इन बातों पर इंडी गठबंधन क्या बोलेगा? क्या इंडी गठबंधन को इस पर राजनीति करने का अधिकार है? क्या देश की सम्भ्रांत जातियों के आधार पर उनको विभाजित करके उन पर राजनीति करके क्या राजनीतिक गोटियां सेकने का अधिकार है? और दूसरी तरफ रिलीजियस उन्माद के विषय में आप तुष्टीकरण इस स्थिति में कर रहे हैं कि जिसकी कोई पराकाष्ठा की सीमा नहीं रही है। इन विषयों पर मुझे लगता है कि सभी को विचार करना ही चाहिए और इस विचार के बाद किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।